Hello everyone, welcome back. Welcome to my channel Axel Your Economics. Before we start today's video, those who are new on my channel, please do like, share and subscribe, and also press on bell icon so that you can get time to time notification. Right, so here we are going to start with in continuation of the second chapter which we have discussed in my previous video, that what is planning, why planning has been done in the country, why we need planning and how we can improve the structure of economy. So planning is very essential in all type of economic planning. If we are moving to developed countries, developing and underdeveloped countries, all require planning. The reason is systematic use of limited resources to the unlimited wants, which creates scarcity. तो इस सारे प्रॉब्लम्स को, इस सारे इश्यूज को कंबाइन करते हुए प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो यहाँ पे हम यही डिस्कस कर रहे थे. इसी के कंटिन्यूशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि प्लानिंग क्यों हुई, इसका ओरिजिनेशन कैसे हुआ. नीति आयोग, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि नीति आयोग जो अब चलती है क्योंकि हमारा प्लानिंग कमीशन सेटअप हट चुका है. तो नीति आयोग क्या है, 5 ईयर प्लान्स कौन कौन से हमारी इकोनॉमी में बने, क्योंकि हमारी वीडियो एंड हुई थी 5 ईयर प्लान्स, यानी कि एक स्पेसिफाइड डेफिनेट पीरियड ऑफ प्लानिंग, दैट इज 5 ईयर प्लानिंग. तो वो हम बताएंगे और इसके साथ साथ हम समझेंगे कि हमारी प्लानिंग में जो ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड हुए थे, विच इज लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, यानी वो आज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यानी जेम्स सेक्शन. जेम्स वो खाने वाली नहीं, मैं बताऊंगी क्या है जेम्स हियर. राइट, सो हियर विल बिगिन. In the process of the chapter, we are going to continue economic planning. What are the origin of planning? How planning has been started in our country? Who were the person who contributed in the formation of planning setup? What are the idea behind their all strategies and all systematic channels through which they have introduced planning in the country? So here we'll begin. The first name comes here is Mr. Mokshagundam. Mr. Mokshagundam Vaishnavyam is the first planning head of our country, and he has introduced his first plan in 1934. तो जो फर्स्ट प्लानिंग हमारी कंट्री में स्टार्ट हुई विद द विजन ऑफ हैविंग सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट पॉलिसीज इन द कंट्री, दैट वाज स्टार्टेड विद मिस्टर मोक्षगुंडम. राइट, एंड ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग. क्यों कहा गया, क्योंकि इन्हीं के आइडिया को नेशनल डेवलपमेंट क्राइटेरिया मान के, नेशनल प्लानिंग पॉलिसी मान के आगे बढ़ाया गया. फिर धीरे धीरे प्लानिंग का सेटअप स्ट्रक्चर लोगों को समझ में आने लगा, तो इसमें और नए जो एजुकेशनिस्ट थे, जो और इकोनॉमिस्ट थे और जो इंजीनियर्स थे, ही वॉज एन इंजीनियर एंड ही वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड विद भारत रत्न अवार्ड. तो ये जो इंजीनियर थे उस टाइम पे, इन्होंने इसको एक फ्रेमिंग दी कि हमें एक पॉलिसी बनानी चाहिए, प्रॉपर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होने चाहिए, कुछ स्पेसिफाइक ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, प्रायोरिटीज होनी चाहिए, जिनके बेसिस पे हम कोई प्रोग्राम को लॉन्च कर सकें और एक प्रॉपर एजेंडा होना चाहिए. तो ये इंजीनियर थे, इनको भारत रत्न का अवार्ड मिला. ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग. 1934 में पहली प्लानिंग इन्होंने हमारी कंट्री के लिए नेशनल डेवलपमेंट प्लानिंग के नाम से दी थी. फिर इसके बाद जो एक और प्लानिंग सिस्टम शुरू हुआ, बहुत फेमसली इसको हम नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड बॉम्बे प्लान. और ये कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है, बोर्ड पूछ भी सकती है बॉम्बे प्लान. तो बॉम्बे प्लान जो है वो एक्चुअली इंट्रोड्यूस हुआ इसको मैं यहां से रब कर देती हूं 1943 में. तो जब मोक्षगुंडम की प्लानिंग कंटिन्यू होती रही, तो उसके साथ साथ कई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, जिनको डिमांड थी कि वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर सेटअप करें, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे हमारी कंट्री में उस टाइम पे, उन सब ने अपना एक ग्रुप बनाया, एक लार्ज इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप बनाया और उन सब ने मिलकर के एक प्लानिंग सेटअप करी जिसका नाम दिया बॉम्बे प्लान. क्या नाम दिया, बॉम्बे प्लान, 1943 में. इसका मेन फोकस ये था कि अगले 15 से 20 साल में इंडिया की पर कैपिटा इनकम को डबल कर देना. फिर हमारी प्लानिंग सिस्टम में एक और नाम आता है पीसी महालनोबिस. पीसी महालनोबिस जो ग्रेट इकोनॉमिस्ट थे, स्टैटिस्टिशियन थे, इनका कंट्रीब्यूशन हमारी प्लानिंग सिस्टम में बहुत बड़ा रहा है. इनका जो इंट्रोडक्शन था, इन्होंने जो प्लानिंग में कंट्रीब्यूशन दिया था, दैट वाज फ्रॉम सेकेंड 5 ईयर प्लान. कब से स्टार्ट किया था, सेकेंड 5 ईयर प्लान से. राइट, और इनको किस किस नाम से जानते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग एंड फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स. तो ये इनके मेजर कंट्रीब्यूशन थे, इसलिए इसको हम प्लानिंग कमीशन में, प्लानिंग सेटअप में इनका नाम भी लेते हैं, क्योंकि इन्हीं के मॉडल को, इन्होंने जो मॉडल दिया था दैट वाज फॉर फोरकास्टिंग
द असेंशियल नीड ऑफ द नेशन एट दैट टाइम, कि जो नेशन में जो एक्चुअल कंडीशन चल रही थी उस टाइम में या जो प्रॉब्लम थी उस पे फोकस करना पहले जरूरी था विद द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। यानी इन्होंने जो गोल्स बनाने का जो आइडिया दिया वो एक्चुअली इन्होंने ही दिया। इनका नाम क्या है? पीसी महालनोबिस। सो दैट वी कैन हैव फर्म डिटर्मिनेशन, वी कैन हैव प्रॉपर चैनलाइजेशन एंड दैट कैन बी पॉसिबल व्हेन वी हैव गोल्स इन द प्लानिंग। तो प्लानिंग के लिए जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वो इनका था, इसलिए इनको कहते हैं आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग एंड फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। सेकेंड 5 ईयर प्लान से इनकी स्ट्रेटेजी को ही अडॉप्ट किया गया और आज भी हम इनके व्यूज को कंसिडर करते हुए प्लानिंग को देखते हैं, राइट। फिर फाइनली हम बात करें तो हमारी कंट्री में जो प्लानिंग कमीशन है वो सेटअप हो गया, दैट इज 1950। और जो पीएम होता है वो यानी कि प्राइम मिनिस्टर इसका चेयरमैन होते हैं टिल 1990, यानी 1990 जो हम चैप्टर भी पढ़ रहे हैं दैट इज फ्रॉम 1950 टू 90, यानी कि पूरे 40 साल में कितनी प्लानिंग बन गई थी? 7 5 ईयर प्लान वाज कंप्लीटेड टिल 1990 और 2017 तक 12 5 ईयर प्लान कंप्लीट हो चुके हैं। दो मीनवाइल वी हैव इंट्रोड्यूस्ड नीति आयोग ऑल्सो, बट जो प्लानिंग पीरियड था 12 5 ईयर प्लान का दैट वाज फ्रॉम 2012 टू 17। ये हमारा 12 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट था, राइट। बट बीच में ही हमने नीति आयोग लॉन्च कर दिया जिसमें हमने प्लानिंग कमीशन को पूरी तरह से डिसॉल्व कर दिया, रिप्लेस कर दिया। 65 ईयर ओल्ड प्लानिंग सेटअप वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। तो नीति आयोग क्या होता है उसको पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे अभी देखो स्क्रीन पे फ्लैश होगा, आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे हमारी कंट्री में कितने प्लानिंग बन चुकी है, यानी कितने 5 ईयर प्लान और उनके टाइम पीरियड। इसको आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, right? So here we are going to start with that. Looking at your flash, you can see the first 5 year plan was started at 1st April 1951 to 31st March 1956. फिर जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है वो 1956 से 61 तक बना, यानी 5 साल हो गए। फिर थर्ड और 5 ईयर प्लान, अब देखो जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है 1956, वहीं से पीसी महालनोबिस का कंट्रीब्यूशन शुरू हुआ। वो ही हमारे आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग कहलाए, क्योंकि इनका मॉडल बहुत सुटेबल था और कंट्री की रियल प्रोफाइल को देखते हुए सेटअप किया गया था। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 1966 तक था। फिर इसके बीच में 3 साल तक कोई प्लानिंग नहीं हुई, यानी कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सोचने लगे कि प्लानिंग को कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं चाहिए। मीनवाइल 3 साल के लिए 3 एनुअल प्लान्स निकाल दिए एंड द टाइम पीरियड फॉर देम इज 1966 टू 1969। और ये 3 एनुअल प्लान को हम प्लान हॉलीडे भी बोलते हैं। तो रिमार्क इसको लिख लेना अच्छे से कि ये 3 एनुअल प्लान्स को हम प्लान हॉलीडे भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि थर्ड 5 ईयर प्लान से फोर्थ 5 ईयर प्लान के बीच में 3 साल का गैप हो गया था, सो इसलिए इसको हम प्लान हॉलीडे भी कहते हैं। फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 से 1974, फिफ्थ 1974 से 1978, सिक्स्थ 1980 से 1985, सेवेंथ दैट इज 1985 टू 1990। तो अब यहाँ देखो 1990 तक हमारे 7 5 ईयर प्लान कंप्लीट हो गए, जो मैंने अभी इससे पहले आपको बताया भी था। उसके बाद फिर कुछ क्राइसिस आई, इकोनॉमिक क्राइसिस आई, बीओपी बैलेंस बिगड़ गया, फाइनेंशियल इश्यूज हुए, हमारी इकोनॉमी को बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ा और हमने 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी। तो जब हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्ट हुआ तो गवर्नमेंट यहाँ पे प्लानिंग में फिर एक और ब्रेक लिया और यहाँ देखो 2 साल का ब्रेक आया। फिर 2 साल के ब्रेक के बाद फिर हमने 8th 5 ईयर प्लान शुरू किया, दैट इज 1992 टू 1997। फिर 9th 5 ईयर प्लान 1997 टू 2002। 10th 5 ईयर प्लान डेट इज 1st April 2002 टू 31st March 2007। 11th 7 to 12 and 12th is 1st April to 31st March of 2017। तो 2017 तक हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान चला है। आई होप आपको सारी डेट समझ में आ गई होंगी और ये भी पता चल गया कि कितने दो बार हमारे प्लान्स में ब्रेक आया,
पहले जो 3 साल का ब्रेक था उसको हमने प्लान हॉलीडे कंसिडर किया। दूसरा जो ब्रेक आया क्योंकि हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस आई, उससे हम निपटने में लग गए और हम सोचने भी लगे कि हमें प्लानिंग कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। लेकिन फिर एजेंडा पास हुआ, प्लानिंग स्टार्ट हुई 1992 में। और अब जब 2015 की हम बात करें तो प्लानिंग प्रोसेस को ही खत्म करके हमने क्या स्टार्ट कर दिया, नीति आयोग। सो हियर विल कम दिस नीति आयोग। व्हाट इज नीति आयोग, जो स्टार्ट हो चुका है हमारी कंट्री में और अब इसी के एजेंडा को हम फॉलो कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स है जो आप लिख लेना, यही मेन पॉइंट्स हैं इसके, जो उसके बेसिस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। रिप्लेस प्लानिंग कमीशन, सबसे पहला, विच इकोनॉमिक सिस्टम या विच प्लानिंग सिस्टम हैज रिप्लेस्ड आवर 65-year-old प्लानिंग कमीशन, दैट इज नीति आयोग। अब इसका फुल नेम क्या है अच्छे से देख लो और लिख भी लेना। नेशनल, एन फॉर नेशनल, आई फॉर इंस्टीट्यूट, ट्रांसफॉर्मिंग फॉर टी एंड इंडिया। तो क्या है पूरा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट जो पूरी इंडिया को ही बदलने वाला है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब स्टार्ट हुआ, एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 2015, ये डेट याद रखनी है हमको, एस्टैब्लिश्ड ऑन जनवरी 2015। एक्स ऑफिसियो चेयरमैन इज पीएम, यानी कि प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग भी 5 ईयर प्लानिंग सेटअप जो था, प्लानिंग कमीशन का जो हेड है वो भी पीएम होता था हमेशा, प्राइम मिनिस्टर। और इसमें भी हमने किसको कंसिडर किया, प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का चेयरपर्सन कौन है, चेयरमैन कौन है, एक्स ऑफिसियो पर्सन कौन है, यस जवाहरलाल नेहरू। और आज कौन है, नरेंद्र मोदी जी, राइट। वाइस चेयरमैन एट प्रेजेंट, जब ये सिस्टम शुरू हुआ था 2015 में, उस टाइम पर हमारे वाइस चेयरपर्सन अलग थे और आज जो वाइस चेयरपर्सन है वो है राजीव कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार। क्या प्रोसेस ये अपनाते हैं, थिंक टैंक नीति पर इनकी व्यवस्था है, यानी थिंक टैंक इनका एक टारगेट प्लान है, यानी इन्होंने जो कहते हैं स्लोगन, तो नीति आयोग के स्लोगन की अगर हम बात करें तो क्या है, थिंक टैंक। किस पे बेस है नीति आयोग, थिंक टैंक नीति पे। अब ये थिंक टैंक होता क्या है, एन इंटेलेक्चुअल इंस्टीट्यूट, इसका मतलब इंस्टीट्यूशन, इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारे इंटेलिजेंट लोगों की कमेटी है। और ये इंटेलिजेंट कमेटी सिर्फ 1 या 2 फील्ड से नहीं है, हर फील्ड से स्पेसिफाइड सुपर स्पेशल पीपल्स को यहाँ पे लिया गया है, यानी हर फील्ड के जो क्वालिफाइड हैं, ट्रेंड हैं, बहुत एडवांस नॉलेज रखते हैं, उन लोगों को इसका मेंबर बनाया गया है। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी फील्ड मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी सेक्टर ऑफ आवर इकोनॉमी, चाहे फिर वो कमर्शियल हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे रेलवे हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, कोई भी फील्ड, उस फील्ड में जो एक्सपर्ट है, जो अपनी राय, अपने इंटेलेक्ट को यूज करके इकोनॉमी को बदलने के लिए, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसको इन्होंने इसमें रखा है। इसलिए थिंक टैंक एक टंकी है जिसमें सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा है, अगर इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो थिंक टैंक सोचते रहने की ये एक टंकी है जिसमें सोचना है और इंडिया को बदलना है। अडॉप्टेड बॉटम अप अप्रोच, इनका जो मेन टारगेट है वो है बॉटम अप अप्रोच। और जो हमारा 5 ईयर प्लानिंग था, यानी कि प्लानिंग कमीशन का जो सेटअप था, उनका टारगेट था टॉप टू बॉटम, यानी वो क्या कहते थे, प्लानिंग कमीशन सिस्टम क्या कह रहा था कि पहले ऊपर के लोगों को बदलो, ऊपर की लेयर को बदलो, उनके बदलने से नीचे की लेयर अपने आप बदल जाएगी। यानी उनकी सोच क्या थी कि अगर हम बड़े लोगों को, अमीरों को, या बड़े रिच सेक्शंस को, या इंडस्ट्रीज को, या हमारे जो दिख रहा है कि प्रॉस्पेरियस एरियाज हैं, उन एरियाज को फास्टर ग्रो करें, तो डेफिनेटली उनसे बिलोंगिंग जो नीचे के एरिया हैं वो सब अपने आप बदल जाएंगे। बट नीति आयोग ने इस सोच को बदल दिया। उन्होंने कहा रूट से काम करो, क्योंकि रूट बदलेगी तो प्लांट तो अपने आप ही बदल जाएगा, राइट। जिसकी रूट मजबूत होती है, जड़ जिसकी मजबूत होगी, वो डेफिनेटली अपनी ब्रांचेस दुनिया में फैला सकता है, राइट। यही बात हम कहते हैं ना, पेड़ अगर हम पौधा लगाते हैं तो हम क्या कहते हैं, अगर ये जड़ पकड़ गया तो बहुत अच्छा पेड़ बन सकता है। तो सेम थिंकिंग है यहाँ पे नीति आयोग की, क्या है, बॉटम टू टॉप। पहले नीचे से शुरू करो, तब हम अपने आप ठीक होते होते, बेटर होते होते टॉप पर पहुंच जाएंगे, राइट। और इसका जो मिशन है वो है टीम इंडिया, यानी इसमें सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, इसमें इन्वॉल्व होती है स्टेट गवर्नमेंट भी, इसमें इन्वॉल्व होती है पंचायत राज भी, यानी इसमें हर कोई इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं है कि ये पॉलिसी सिर्फ सेंट्रल, पहले का क्या था कि यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल अथॉरिटी को ही राइट्स थे, बट सेंट्रल अथॉरिटी से राइट्स लेकर के इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया।
यानी प्लानिंग कमीशन सेटअप वाज बेस्ड ऑन सेंट्रल अथॉरिटी, बट नीति आयोग इज बेस्ड ऑन विच? नीति आयोग इज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें उन्होंने सबको चांस दिया है, सबको अपने एरिया से बाहर निकालकर अपने अपने लेवल पर ये सोचना है कि हम अपनी स्टेट का, अपने लोकल एरिया को कैसे सुधारें, क्या इंप्रूवमेंट करें और क्या सोच करके प्लानिंग को डेवलप करें. सो दिस इज ऑल अबाउट नीति आयोग. जल्दी से इन दोनों के बारे में पूरे फीचर्स लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं व्हाट आर दी गोल्स. इन सारी प्लानिंग सिस्टम में, प्लानिंग कमीशन टू नीति आयोग, देयर आर सर्टेन गोल्स विच आर टू बी अचीव्ड फॉर सक्सेसफुल इंडिया. तो वो गोल्स क्या हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो हम डिस्कस करेंगे. वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, नीति आयोग का जो एक्चुअली प्रोसेस है वो है 3 years पॉलिसी, 5 year पॉलिसी, देन 7 year. यानी जो नीति आयोग बना है वो अभी काम कर रहा है 2015 से 2022 तक के एजेंडा को लेकर, 2015 से 2022 के एजेंडा को लेकर के. इसका मतलब 7 साल की नीति है, जिसमें पहले 3 साल की पॉलिसी, फिर नेक्स्ट 2 साल और जोड़ करके 5 साल की पॉलिसी, फिर नेक्स्ट 2 year और जोड़ के 7 साल तक की पॉलिसी. इस तरह से इसका फ्रेमवर्क तैयार किया गया. तो जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान. सो लेट्स बिगिन विथ 5 year गोल्स, 5 year प्लानिंग गोल्स. तो हमारी कंट्री में जो गोल्स एक्चुअली ऑब्जेक्टिव सेटअप किए गए फॉर द सोल्यूशन ऑफ लॉन्ग टर्म टारगेट, जो प्रॉब्लम्स हमारी कंट्री में 1947 से स्टार्ट हुई थी, उन सबको ध्यान में रखते हुए पूरे आगे की तक की सोच करके, मतलब इतना ज्यादा लोगों वहां पे उस टाइम पे लोगों ने इतनी ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग रखी, इतनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करी, जिसके थ्रू वो एक आउटकम निकाल के लाए कि कुछ डिटरमाइंड, प्री डिटरमाइंड गोल होने चाहिए जो लाइफ टाइम चलने चाहिए एक इकोनॉमी को सर्वाइव करने के लिए, एक इकोनॉमी को बेटर बनाने के लिए. पर जो उस टाइम का सिनेरियो था उसको ध्यान में रखते हुए ये 4 गोल्स तैयार किए गए, और इन 4 गोल्स को हमने कैटेगरी दी है जेम्स. क्या कह रहे हैं उसको? जेम्स. अभी बोला ना खाने वाली नहीं है, ये जेम्स है. तो ये जेम्स है क्या? इसको याद करने का इजी तरीका है जेम्स. जेम्स में क्या क्या आ गया? पहला आ गया ग्रोथ. ग्रोथ यानी कंट्री की कैपेसिटी को बढ़ाना इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. क्योंकि जब इंडिपेंडेंट हम हुए थे हमारा आउटपुट लेवल बहुत कम था. वी नो दैट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वॉज वेरी लो, इंडस्ट्रियल कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज वेरी लो, एंड ओवरऑल सर्विस सेक्टर वॉज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग एज मच. तो ये तीनों चीजों को अगर हम देखें, ऑल इकोनॉमिक सेक्टर, तो ओवरऑल इनसे जो प्रोडक्शन हो रहा था गुड्स एंड सर्विसेज का वो अच्छा नहीं था. तो उसको ध्यान में रखते हुए पहला ही गोल डिटरमाइन किया गया ग्रोथ. तो ग्रोथ कहता है टू इंक्रीज कंट्रीज कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कंट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना, यानी हर एरिया में. अब प्रोडक्शन कैपेसिटी एक सेक्टर से तो है नहीं, तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस, तीनों सेक्टर से प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना. क्योंकि जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ेगा इकोनॉमी में गुड्स का एंड सर्विसेज का फ्लो होगा. हमने पढ़ा था ना सर्कुलर फ्लो. सर्कुलर फ्लो होगा इकोनॉमी में तो इनकम जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी तो लोगों को मिलेगी, लोगों को मिलेगी तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा तो इकोनॉमी की पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, पर कैपिटा इनकम बढ़ी तो क्या बढ़ेगा? जीडीपी. राइट. और इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ किससे मेजर होती है? जीडीपी ऑफ द कंट्री. और जीडीपी हमें पता है क्या होती है. राइट. सेकेंड जेम्स का ई. ई क्या कहता है? इक्विटी. इक्विटी मीन्स इक्वालिटी. इक्वालिटी बिटवीन ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, इक्वालिटी बिटवीन ऑल कैटेगरी ऑफ पीपल इन द इकोनॉमी, इक्वालिटी बिटवीन मेल एंड फीमेल, इक्वालिटी बिटवीन रूरल एंड अर्बन, इक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर. तो इक्विटी को अगर हम क्लासिफाई करें कुछ पॉइंट्स में तो क्या बन के आते हैं? एम्स टू एंश्योर दैट एवरीवन गेट्स बेसिक नीड, यानी हर एक के पास बेसिक रिक्वायरमेंट हो. बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान और सैनिटेशन, यानी प्रॉपर हेल्थ सिचुएशन एंड एजुकेशन. पहले होती थी रोटी, कपड़ा, मकान, बट अब 2 और जुड़ गए, प्रॉपर सैनिटेशन, वाटर सप्लाई एज वेल एज एजुकेशन. तो ये सारी बेसिक नीड्स हर एक के पास हो, इसकी इंश्योरिटी करना. रिड्यूस इनइक्वालिटीज, अभी बोला रिच पुअर, अर्बन रूरल एंड मेल फीमेल, हर तरह की इनइक्वालिटीज को कम करना. एंड विद द मोटिव ऑफ सोशल जस्टिस. तो इक्वालिटी का मतलब क्या है? सोशल जस्टिस, कि हर
person of the society, each and every sector of the society, each and every section of the society, each and every group and caste of the society should be benefited. So this is the main objective behind equity. Moving to the next, मॉडर्नाइजेशन, यानी M फॉर मॉडर्नाइजेशन, जेम्स का थर्ड पार्ट. तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब नाम से समझ में आ रहा है, मॉडर्न हो जाना. पर मॉडर्न किस टारगेट में? मॉडर्न का मतलब ये थोड़ा ना कि वेस्टर्न कपड़े पहन लिए हो गए मॉडर्न. मॉडर्न मीन्स इन टर्म्स ऑफ अडॉप्टिंग इनोवेशन, न्यू टेक्नोलॉजी एंड मूविंग टूवर्ड्स न्यू टेक्निक्स. तो हर तरह के सिचुएशन को, हर सेक्टर को, यानी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, तीनों में नई नई टेक्निक्स लाना. तो मॉडर्नाइजेशन का पहला अप्रोच रखा अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जिसको अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इसी पूरे चैप्टर में कि किस तरह से हमने टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में यूज किया, इंडस्ट्रीज में यूज किया और हम एडवांसमेंट की राह पे चल पड़े. तो क्या थी वो टेक्नोलॉजी? लाइक HYV सीड्स की बात करूं मैं, ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्निक की बात करूं मैं, और व्हाइट रेवोल्यूशन टेक्निक की बात करूं, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज की बात करूं, कैपिटल गुड इंडस्ट्री की बात करूं, तो ये सब क्या है? टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट्स, नई नई विचार, नए नए इनोवेशन हमारी कंट्री ने करने शुरू करे, डिस्कवरीज करी और जिसके बेसिस पे हमने इन्वेंशंस किए, नई नई चीजें बनाई और मॉडर्नाइज्ड होते चले गए इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन होते हुए हमें पता है इन टर्म्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन वी आर ग्रोइंग इकोनॉमी, क्योंकि जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आएंगी तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फास्टर हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज होते इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाती है. तो मॉडर्नाइजेशन जरूरी है. बट मॉडर्नाइजेशन एक और चीज में जरूरी थी, क्योंकि हमारी कंट्री की जो कंडीशन थी, हमने डेमोग्राफिक प्रोफाइल डिस्कस किया था ना 1947, क्या था? फीमेल एजुकेशन वॉज वेरी लो, फीमेल वर नॉट हैविंग इक्वल चांस व्हाट मेल वॉज एंजॉइंग एट दैट टाइम. यानी फीमेल्स की कंडीशन सोसाइटी में बहुत ज्यादा पुअर थी, पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी. तो उन चीजों में भी जो सोच थी ना लोगों की कि औरत घर से बाहर नहीं निकल सकती, लेडीज घर से बाहर काम नहीं कर सकती, या उनके लिए कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी देना इज जस्ट अ वेस्टफुल ऑफ रिसोर्सेज. तो ये सारी सोच को बदलना, जिसको हम यहाँ पे कैटेगराइज कर रहे हैं चेंज इन सोशल आउटलुक, यानी जो हमारी सोसाइटी का मेंटल सेट है, मेंटल ब्लॉक है, जिसको हम ऑर्थोडॉक्सी बोलते हैं, उससे उनको बाहर निकालना. यानी हमें अपने सोचने का जो तरीका है उसको बदलना, अपनी सोच में बदलाव लाना विद द चेंज इन सोसाइटी, विद द चेंज इन एरा. तो उसके लिए फोकस किया गया इक्वल राइट्स टू वुमेन. तो एक्चुअली प्रॉब्लम वही थी सबसे ज्यादा उस टाइम पे. तो वुमेन्स को इक्वल राइट्स देने के लिए ये कैंपिंग लॉन्च करी गई इन टर्म्स ऑफ गोल्स ऑफ 5-year प्लान्स. फिर हम चलते हैं लास्ट, सेल्फ रिलायंस, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी नो कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स turned our country to depend on Britishers goods. क्योंकि उन्होंने हमारे जो मोनोपोली कंट्रोल कर लिया था हमारे ट्रेड पर, हमारे ज्यादा ट्रेड किसके साथ हो रहे थे? ब्रिटेन के साथ, जिसकी वजह से हम उनके द्वारा दी जाने वाली चीजों पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए थे. यानी सारी फूड सप्लाई के लिए, कोई कमर्शलाइजेशन था तो फूड सप्लाई के लिए हम किस पे निर्भर थे? ब्रिटिशर्स के इंपोर्ट्स पर. तो उससे अपनी कंट्री को बचाने के लिए हमने जेम्स में, यानी 5-year प्लान में एक और गोल ऐड किया, दैट इज सेल्फ रिलायंस. तो ये जो सेल्फ रिलायंस है, ये जो हमारा 4th गोल बना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था ओवरकम द नीड ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंट, बाहर की मदद को दूर करना, बाहर से आई हुई मदद को अपने देश से हटाना. और वो मदद को देश से हटाने का मतलब है जो चीजें हम बाहर से मंगा रहे हैं उसको अपनी ही कंट्री में प्रोड्यूस करना, अपने ही रिसोर्सेज से करना. इसका मतलब ये नहीं कि बाहर से रिसोर्स मंगा करके फिर हमने प्रोड्यूस करे, तो अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करना और अपने ही रिसोर्सेज से प्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सफिशिएंसी. तो इसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है? यूज ऑफ ओन रिसोर्सेज. इस पे बेस्ड क्वेश्चन इस साल बोर्ड में भी आया 2020 के इकोनॉमिक्स में कि सेल्फ रिलायंस से एक्चुअली मोटिव क्या, पर्पस पूरे क्या करेगा. तो ये 2 पर्पस पूरे होते हैं. सेल्फ रिलायंस क्यों अडॉप्ट किया गया? इन 2 कारणों से. अब ये 2 कारण क्या है? टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंसी, विदेशों पर निर्भर होने की जो हमारी आदत बन गई थी उसको खत्म करना. यानी विदेशी गुड्स पर, यानी फॉरेन गुड्स पर जो फॉरेन कंजम्पशन पे हम डिपेंडेंट हो गए थे उसको खत्म करना. अभी बाय चांस अगर हम ये पॉलिसी नहीं लाते और हम सोचो, आज इमेजिन करो कि हमें आज कुछ जरूरत है और हम अमेरिका पे या चाइना पे डिपेंडेंट हैं, है ना, अभी भी चाइना पे हम डिपेंडेंट है ना. तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो चाइना से जो सामान मंगवाते थे वो हम अपनी कंट्री में ही प्रोड्यूस करें. सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर भारत कैंपिंग लॉन्च करी ना गवर्नमेंट ने. तो क्यों करी? फॉर द सेम मोटिव.
कि जो चीजें हम बाहर से मंगवा रहे हैं उसके हम एडिक्टेड हो चुके हैं, एडिक्शन हो चुका है, तो उस एडिक्शन को उसके लिए ऑल्टरनेट यूज करना, उसके लिए ऑल्टरनेट फाइंड आउट करना। तो जो चीजें बाहर से आ रही हैं उसको हम अपनी कंट्री में ही प्रोड्यूस करें अपने ही रिसोर्सेज से, जिससे हम विदेशों पे अपनी निर्भरता को खत्म कर सके, आत्मनिर्भर बन सके, सेल्फ रिलायंट बन सके। यही ऑब्जेक्टिव उस टाइम भी यूज किया गया, क्योंकि हम ब्रिटेन से बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे थे, तो ब्रिटेन पे अपनी निर्भरता को, अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए हमने इसको यूज किया। सो इन शॉर्ट इट रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंसी। एंड द नेक्स्ट इज टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस। करेक्ट, अगर कोई हम किसी फॉरेन कंट्री पे डिपेंडेड हैं तो वो डेफिनेटली हमारी कंट्री में इंटरफेरेंस भी करेगा, हमारी पॉलिसीज को बदलने की कोशिश करेगा, हमारे जो टारगेट्स हैं उसमें कुछ ना कुछ बीच में करता रहेगा, जिसकी वजह से वो टारगेट्स पूरे ना हो। और ऐसा होता है। अगर हम आज की भी बात करें तो ये है, चाइना की जो इश्यूज चले हमारे कंट्री के साथ में, लाइक LAC की अगर हम बात करें तो क्या है, उन्होंने अचानक से अटैक किया। तो क्यों किया? वो क्योंकि वो जानते हैं कि हम जो हैं चाइनीज प्रोडक्ट पे डिपेंडेड हैं, तो हम वहां डिपेंडेड हैं, तो उनको क्या हक मिल गया कि वो हमारी कंट्री में इंटरफेयर करें, हमारी पॉलिसीज में इंटरफेयर करें, हमारे बॉर्डर के साथ छेड़छाड़ करें या हमारी इकोनॉमी को खराब करें? नहीं। तो इससे हमें बचाना था अपनी इकोनॉमी को, और आज भी हम वही कर रहे हैं। एक्चुअली में अगर हम ये देखें तो ये सेल्फ रिलायंट जो मोटिव है वो आज भी चल रहा है, क्योंकि अब हमारी कैंपिंग चल पड़ी है, सेल्फ रिलायंट बने, चाइना मेड प्रोडक्ट को अवॉइड करें। तो ये कैंपिंग उस वक्त इसके खिलाफ थी, ब्रिटेन के खिलाफ, कि ब्रिटेन हमारी कंट्री में इंटरफेयर ना करे। लेकिन धीरे धीरे हम समझने लग गए कि सेल्फ रिलायंट होने का मतलब है किसी भी कंट्री को हमारी कंट्री में इंटरफेयर करने का राइट्स ना मिले। तो सारी कंट्री वर्ल्ड की हमारी कंट्री में इंटरफेयर ना करे, इस मोटिव से हमने क्या रखा? सेल्फ रिलायंस, टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस। जैसे हम आज कर रहे हैं, चाइना को रिप्लेस करने के लिए, चाइना प्रोडक्ट को रिप्लेस करने के लिए अपनी कंट्री में खुद प्रोडक्शन कर रहे हैं, और चाइना का इंटरफेरेंस अपनी कंट्री से हटाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग विथ गोल्स ऑफ 5-year प्लान ऑल्सो एट दैट टाइम। I hope you all have understood what are the 5-year plan goals and what are their aim, what are their strategies, what were the policies which was introduced behind the adoption of GEMS. So this is all about today's session. जल्दी से इस पूरे नोट्स को लिख लीजिए, फिर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। Pause the video and write down the whole session. I hope you all are liking my video. So that's all for today. We'll meet in next video. Bye bye.